सोचो आपने 2-3 साल तक मेहनत की, रिसर्च किया, जीआरई, टोफेल जैसी एग्ज़ाम दी, कॉलेज ढूँढे, अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन मिली, लोन अप्रूव होने के लिए महीनों लग गए और इतनी मेहनत करने के बाद आप वीज़ा इंटरव्यू देने गए और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? आई नो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो समझदारी इसमें नहीं है कि हम पहले से ही जान लें वीज़ा रिजेक्ट होने के रीज़न और इसको अवॉइड कैसे करें। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ जानवी खड़की। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूएस का स्टूडेंट वीज़ा यानी F1 वीज़ा रिजेक्ट होने के रीज़न क्या है और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। मुझे यूएस का वीज़ा 3 रिजेक्शन होने के बाद 4th अटेम्प्ट में मिला। तो उस पीरियड में मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, मेरे कंसल्टेंसी ने मुझे हेल्प की। तो इन सारे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको मेरे वीज़ा रिजेक्शन वाली स्टोरी जाननी हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस आई बटन में दे रही हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। यूएस का वीज़ा रिजेक्ट होने का सबसे पहला रीज़न है कि आप वीज़ा ऑफिसर को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में बता देते हो कि आप अपना एजुकेशन होने के बाद यूएस में जॉब करोगे या फिर आपका प्लान यूएस में सेटल होने का है। आप ओवर एक्साइटमेंट में बोल देते हो कि मैंने ये कॉलेज इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। 214B स्लीव जो कि यूएस का वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद मिलती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को प्रूव नहीं कर पाए कि आप अपना काम होने के बाद यूएस से अपने देश वापस आओगे, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपर रीज़न दो कि आप अपना एजुकेशन ख़त्म होने के बाद आपके होम कंट्री में क्यों वापस आओगे। आप उनको ऐसा कह सकते हो कि मेरे कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है। सेकेंड रीज़न है यूएस का वीज़ा रिजेक्ट होने का, वो है वीक फिनेंशियल्स। आप यूएस में जाके यूएस में अमेरिका में सर्वाइव कर सकते हो या नहीं, ये चेक करने के लिए वीज़ा ऑफिसर आपको फाइनेंशियल डिटेल पूछते हैं। तो आपको आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आपके I-20 में जितना भी खर्चा दिखाया है 1 साल का, उतना आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए और प्लस एजुकेशन लोन होना चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन लोन नहीं है तो कम से कम 1 से 1.5 साल तक का खर्चा आपके सेविंग अकाउंट में आपको दिखाना चाहिए। इससे फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हाई होते हैं। थर्ड, यूएस वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होना। वैसे 90% वीज़ा इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं। मैंने 4 बार वीज़ा इंटरव्यू दिया है पर एक भी बार मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए। पर इनकेस आपके हो भी सकते हैं, तो जो भी आप बोल रहे हो उसके सारे के प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास एजुकेशन लोन है, तो उसका लेटर आपके पास होना चाहिए। आपके पास सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं वो, आपका मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से ही रिलेटेड है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं। जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था तो एक लड़के ने सेविस फी ही पे नहीं की थी, तो वो उसकी रिसिप्ट क्या कैरी करेगा। तो आपको आपका पासपोर्ट, सेविस फी रिसिप्ट और आपका I-20, ये सारे 3 जो डॉक्यूमेंट्स है 100% कैरी करने ही हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशन लोन, आपके मार्कशीट, अगर आपने कहीं पर काम किया है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको 100% कैरी करनी ही हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिसर चेक करते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आपको 221G ये स्लिप मिलती है। इसका मतलब है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पर इस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, आपका वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं, तो ये इसका टाइम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न है एजुकेशन गैप को प्रॉपर जस्टिफाई ना करना। अगर आपका एजुकेशन होने के बाद 2-3 साल बाद आप यूएस में एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने उस 2-3 सालों में क्या किया उसका आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। अगर आपने जॉब की है तो ये एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, पर आप ये बोलना अवॉइड करो कि जैसे आपने जीआरई या टोफेल की प्रिपरेशन की, और हो सको तो लास्ट की जो 6 मंथ है उसमें खुद को खाली दिखाने का अवॉइड करो। आप कुछ ना कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे थे, ऐसा दिखाओ। नेक्स्ट, यूएस वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न है DS-160 फॉर्म प्रॉपर फिल ना करना। वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं वो आपको पर्सनली पहचानते नहीं हैं। जो भी आप DS-160 में फिल करते हो उसके बेसिस पे ही वो आपको जज करते हैं। तो DS-160 में ट्राई कीजिए कि फिल करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक ना करो और जो भी आप फिल कर रहे हो वो आप खुद से फिल करो और वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे भी वही सेम सारी चीज़ें उनको बताओ। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों का वीज़ा इंटरव्यू देखा है, DS-160 प्रॉपर फिल नहीं करने की वजह से ही रिजेक्ट होता है। और इसके बारे में आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट, यूएस वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर पता नहीं है आपकी। अगर आपके पास पुराना कोई पासपोर्ट है या फिर आपने किसी अलग कंट्री में ट्रैवल किया है, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो होता है वो वीज़ा ऑफिसर के पास होता है। तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आप इस कंट्री में क्यों गए थे, कब गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। तो आपको अगर डेट प्रॉपर पता नहीं हो तो चल जाता है, पर मंथ और ईयर आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यूएस वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न है प्रॉपर क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर ना करना।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वीज़ा ऑफिसर जो भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे तब का तब देखा जाएगा, तो आप 100% वहाँ पर जाके मिस कर दोगे। इससे अच्छा है कि जो भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं उसको पेन एंड पेपर पे लिख के अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि F1 वीज़ा में पूछते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है US वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न, लो रैंकिंग कॉलेज। अगर आपकी कॉलेज की रैंकिंग लो है और ये कॉलेज कम्युनिटी कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है कि आप यूएस में सच में पढ़ने के लिए जा रहे हो या फिर वहाँ पर सेटल होने के लिए जा रहे हो। तो इसीलिए कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त प्रॉपर रिसर्च करें और आपने उस कॉलेज को क्यों सेलेक्ट किया है इसका प्रॉपर रीज़न आप वीज़ा ऑफिसर को बताइए। यूएस वीज़ा रिजेक्ट होने का ये भी एक रीज़न हो सकता है स्पीकिंग टफ इंग्लिश। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ पर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं हो रही है, तो आप ऐसी इंग्लिश बोले जो कि आपको भी समझ में आए और सामने वालों को भी आसानी से समझ में आए। तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का ट्राई ना करें, बस बेसिक इंग्लिश पे ध्यान दें। अभी मैं आपको क्विक टिप्स दे देती हूँ, जैसे कि आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए कि ड्रेसिंग के ऊपर। अगर आप लड़के हो तो आप फॉर्मल एक शर्ट पहन सकते हो, चीनोस पहन सकते हो, और आप अगर लड़कियां हो तो आप एक सिंपल सी कुर्ती पहन सकते हो, जीन्स टॉप या शर्ट पहन सकते हो, और शूज़ में आप सेमी फॉर्मल शूज़ पहन सकते हो। ओवर ड्रेस होके भी नहीं जाना है और इतना कैजुअल भी नहीं जाना है कि आप बस मुंह उठा के चले गए। तो मैंने जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने एक कुर्ती पहनी थी, उसकी फ़ोटो मैं स्क्रीन पे कहीं लगा दूंगी। वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे वीज़ा ऑफिसर के साथ ना ओवर फ्रेंडली बात करनी है, ना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ना बहुत ज़्यादा डरना है। न्यूट्रल रहना है और ख़ुद को ट्राई करना है काम रखने का। अमेरिका में ग्रीट करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो आप भी जब वीज़ा ऑफिसर के पास जाओ तो एक स्माइल के साथ उनको बोलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो आप भी इसे ग्रीट कर सकते हो। अगर आपको वीज़ा ऑफिसर की आवाज़ ना आ रही हो तो आप उनको बताओ कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपको वो क्या पूछ रहे हैं उनका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन उनको फिर से पूछो, फिर भी ना समझ में आए तो आप उनको पूछो कि आप इसके बारे में पूछ रहे हो क्या। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने के। होप सो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।